ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ इनकरेक्ट अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको बताना है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कौन सा फंडामेंटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जो जो वक्तव्य है वो सही नहीं है, वो इनकरेक्ट है गाइस। पहला, फ्रीक्वेंसी इज़ ज़ीरो, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ। कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्जर डिस्टेंसेज विथ लेस लॉस इन पावर, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है लार्ज डिस्टेंस पर विथ लेस लॉस इन पावर। और फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शंस। तो आपको बताना है कौन सा सेंटेंस इसमें, कौन से जो चार ऑप्शन है गाइस उसमें से एक इनकरेक्ट है। तो आपको पता है, देखिए आंसर, देखिए नीचे क्या है आंसर ए, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़ीरो नहीं होती है, जबकि यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी इज़ ज़ीरो। तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं होती है। सो गाइज, एन अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स वैल्यू विथ टाइम एंड फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में फ्लो करती है और समय के साथ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करती है। द लॉस इन पावर इन लेस इज लेस ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट प्रॉपर्टीज एंड दस कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्जर डिस्टेंसेज, इसको ट्रांसमिट भी किया जा सकता है लार्जर डिस्टेंस पर। तो गाइस, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शंस, जबकि ए इनकरेक्ट है, फ्रीक्वेंसी इज ज़ीरो। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू इन एन एसी सर्किट? RMS वैल्यू अपॉन फॉर्म फैक्टर, बी RMS वैल्यू इनटू फॉर्म फैक्टर, सी RMS वैल्यू अपॉन पीक फैक्टर, डी RMS वैल्यू इनटू पीक फैक्टर। सो गाइस, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एवरेज वैल्यू के बारे में एसी सर्किट में। तो गाइस, आपको पता है फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है आपका RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ओके, तो इसलिए ए वाला आंसर आपका करेक्ट है। RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर नीचे आ जाएगा, एवरेज वैल्यू इधर चला जाएगा। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू RMS वैल्यू अपॉन फॉर्म फैक्टर। पहला वाला आंसर करेक्ट है, जबकि सेकंड वाला जो है वो RMS वैल्यू इनटू फॉर्म फैक्टर, ये रॉन्ग है। RMS वैल्यू अपॉन पीक फैक्टर, ये भी रॉन्ग है। RMS वैल्यू इनटू पीक फैक्टर, ये भी रॉन्ग है। सो गाइज, आप आंसर देख सकते हैं, आंसर ए है। द फॉर्म फैक्टर बेसिकली गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर DC ऑफ इक्वल पावर टू गिवन AC। ये फॉर्म फैक्टर इज AC सर्किट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, इट इज़ द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर जो है वो इन दोनों का अनुपात होता है, RMS वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का। तो अगर एवरेज वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे तो फॉर्म फैक्टर नीचे आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू, तो आंसर आपका बन जाएगा एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू RMS वैल्यू अपॉन फॉर्म फैक्टर। सो आंसर 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर। सो गाइस, नोडल एनालिसिस किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सो गाइस, आंसर है वोल्टेज। यहाँ देखिए आंसर ए। एक्सप्लेनेशन देखिए, नोडल एनालिसिस यूजेस किरचॉफ्स करंट लॉ टू फाइंड ऑल द नोड वोल्टेजेस। यहाँ पर नोडल एनालिसिस में आप नोड आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं। हैंस इट इज़ मेथड यूज टू डिटरमाइन द वोल्टेज, और जहाँ से आपको वोल्टेज की प्राप्ति होती है। तो गाइस, करेक्ट आंसर है ए, नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन वोल्टेज। चलिए फिर अगला देखते हैं। KVL is associated with mesh analysis, nodal analysis, both mesh and nodal analysis, neither mesh or nor nodal analysis। तो गैस, आंसर है यहाँ पर KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और KVL आप लगाते हैं किसी भी लूप में, मैश में। तो जब मैश एनालिसिस में आप लगाते हैं तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ए, KVL इज एसोसिएटेड विद मैश एनालिसिस। आंसर देखिए, आंसर ए, KVL एम्प्लॉयज मैश एनालिसिस टू फाइंड द डिफरेंट मैश करंट। किसी भी मैश में या लूप में आप मैश करंट फाइंड करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं बाय फाइंडिंग द IR प्रोडक्ट इन ईच मैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर। सो गाइस, नोडल एनालिसिस किसके लिए यूज किया जाता है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट 2 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको कैलकुलेट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो गाइस ये है ऑप्शन 6.24 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 12.48 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1.602 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। डी है 3.204 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर है गाइस इसका बी। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कंसिस्ट ऑफ 1/1.6 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए कैलकुलेट है, ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन। तो 1 करेंगे तो आएगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ए कूलम्ब इज़ द यूनिट फॉर द चार्ज। 2 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 12.48 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर आ जाएगा आपका बी, 12.48 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 कूलम्ब में। 2 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइकिल्स विल एन एसी सिग्नल मेक इन 2 सेकेंड्स इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। मतलब कितने साइकिल्स एसी सिग्नल का जो सिग्नल है वो बनाएगा 2 सेकेंड्स में। ये 2 सेकेंड्स वैल्यू दी गई है, 2 सेकेंड्स में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। सो गाइस आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 50 हर्ट्ज, सॉरी 50, बी 100 साइकिल्स, सी 150 साइकिल्स, डी 200 साइकिल्स। तो गाइस फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टी अपॉन टी। टी अपॉन कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो गाइस यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है, और टाइम जो है आपको टाइम पीरियड मतलब 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो 2 इंटू 100 200 हर्ट्ज। तो आंसर आपका आ जाएगा डी, साइकिल्स 200 साइकिल्स। आंसर डी दिया हुआ है। देखिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक्सप्लेनेशन देखिए, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स टू द टोटल टाइम। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल्स टी टू द टोटल टाइम, ये फ्रीक्वेंसी है। सिंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 100 हर्ट्ज एंड द टाइम इज 2 सेकेंड, कैपिटल टी 2 सेकेंड नीचे आएगा यहाँ पर, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 200 साइकिल्स विल बी मेड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इन 200/1000 वोल्ट ट्रांसफार्मर इफ द EMF पर टर्न इज 10 वोल्ट। EMF पर टर्न, तो देखिए गाइस यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स क्या होंगे। प्राइमरी टर्न्स किसी भी ये वोल्टेज रेशियो दिया गया है, 200/1000 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, इफ़ द EMF पर टर्न 10 वोल्ट है, तो 5, 10, 20, 40। तो आंसर क्या आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी टू द EMF इंड्यूस्ड पर टर्न। तो यहाँ पर गाइस फार्मूला आप रखेंगे, द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स in a 200/1000 volt transformer with EMF per turn of 10 volt is 200, प्राइमरी वोल्टेज आपको लेना है 200 डिवाइड बाई EMF पर टर्न लेना है, कितना है 10 वोल्ट। फार्मूला क्या है, EMF अपॉन EMF इन प्राइमरी अपॉन EMF पर टर्न, तो 200 अपॉन 10 जो पर टर्न है इज इक्वल टू 20। तो आ जाएगा आपका व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स 20, सी आंसर सी आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर सी आ जाएगा। ओके, EMF E अपॉन फार्मूला EMF पर टर्न, तो 200 प्राइमरी टर्न्स डिवाइड बाई 10, EMF पर टर्न 10, सो 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पावर कंज्यूम्ड बाई R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, R1 और R2 अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, सो
सो इफ़ द वैल्यू ऑफ R1 इज़ ग्रेटर देन R2 और R1 बड़ा है, R1 जो है आपका वो इज़ ग्रेटर देन R2, सो वहाँ पर क्या होगा, पावर कंज्यूम पूछा है गाइस, किस में ज़्यादा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पावर कंज्यूम, कौन सा सही होगा, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। R1 रजिस्टेंस R2 से बड़ा है, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 is greater than R2, so R1 is greater than R2, so R1 will consume more power। B ऑप्शन देखिए, R2 will consume more power। C देखिए, R1 and R2 will consume the same power। and D, the relationship between the power consumed cannot be established। तो आंसर आएगा गाइज यहाँ पर A, R1 will consume more power, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होगा उसी का पावर बड़ा होगा, सो R1 विल कंज्यूम मोर पावर। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन, इट इज़ एक्सप्लेन दैट द पावर कैन बी एक्सप्रेस, पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू I² R होता है व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और जब भी दो रजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, द करंट फ्लोइंग सेम होगा उन रजिस्टर्स में, करंट विल बी द सेम, करंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन पावर जो है वो पावर कंज्यूम बाय लार्ज रजिस्टर विल बी मोर, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसमें पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए आंसर आपका होगा ए, R1 विल कंज्यूम मोर पावर। फिर देखिए गाइस, व्हाट इज जीरो फॉर ए चार्ज स्फेरिकल सेल, व्हाट इज जीरो फॉर ए चार्ज स्फेरिकल सेल। ए देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो गाइस किसी भी क्या जीरो होता है, किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। आंसर डी है देखिए, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो, and this is known as electrostatic shielding। The electric field outside the sphere is inversely proportional to the square of the radius। क्या है, the electric field outside the sphere is inversely proportional, बाहर की बात कर रहा है, किसी भी स्फीयर के बाहर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द रेडियस, अपने रेडियस त्रिज्या के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि अंदर के तरफ स्फेरिकल शेल के अंदर के तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी, तो आंसर है डी गाइस। फिर देखिए, व्हाट डज पॉजिटिव पावर इन एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इंडिकेट, पॉजिटिव पावर क्या इंडिकेट करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में, एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग पावर, बी एलिमेंट इज सप्लाइंग पावर, एलिमेंट में एब्जॉर्ब और सप्लाई पावर, एलिमेंट इज नाइदर एब्जॉर्बिंग नॉर सप्लाइंग पावर। सो गाइस यहाँ पर आंसर ए है, एब्जॉर्ब करता है पावर। तो पावर इन एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, किसी भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट में पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। सो पॉजिटिव पावर विल बी इस्टेब्लिश्ड, पॉजिटिव पावर इस्टेब्लिश किया जाएगा व्हेन बोथ वोल्टेज एंड करंट आर पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव है करंट भी पॉजिटिव है, या बोथ नेगेटिव, या वोल्टेज नेगेटिव है वोल्टेज और करंट भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव पावर विल इंडिकेट दैट द एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग पावर। सो आंसर ए इज करेक्ट। सो गाइस आज रखते हैं यहीं तक, फिर किसी इससे आगे वाले क्वेश्चन किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करते रहिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करते रहिए। तो तब तक गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय गाइस।